जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो आज 29 मार्च है और आज भी हमारे पास कई सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ आर्टिकल्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, शुरू करने से पहले MM अकेडमी ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए। मतलब यहाँ पर आपको IAS 23 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, 24 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो GS1 जिसमें आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, मतलब कंप्लीट GS1, कंप्लीट GS2, कंप्लीट GS3, कंप्लीट GS4, उसी के साथ साथ कुछ बोनस कोर्सेज भी आपको मिलते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाते हैं। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतने लोएस्ट प्राइजेस रहने की वजह से कन्फ्यूजन होता है कि क्या यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है ये एक सब्जेक्ट के लिए है। तो जी नहीं, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। हमारा मोटो है कि हर गांव से हम सितारे निकालेंगे और किसी भी एस्पिरेंट का जो सपना है, जो ड्रीम है, वो पैसों की वजह से नहीं छूटना चाहिए। इसलिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस पर हम हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा कोर्स अवेलेबल है और इतने कम प्राइस में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कहीं पर भी इतने कम प्राइजेस में पूरा कोर्स अवेलेबल नहीं होगा, इतने हाईएस्ट क्वालिटी का। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप, क्योंकि 2 साल के कोर्स पर अभी भी ऑफर जो है वो चल रहा है और 2 साल के कोर्स में आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर आपके लिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो ये जो कंट्री है, ये कंट्री कौन सी आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि MM अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पर आपको डेमो लेक्चर जो है वो भी आप देख सकते हो। मतलब हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो रहेंगे वो एज अ डेमो लेक्चर रहेंगे। तो वो डेमो लेक्चर देखकर पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक बार आपने डेमो लेक्चर देख लिया तो अपने आप को रोक नहीं पाओगे। और इसमें ना ही आपको NCERT पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। पूरा कोर्स यहीं से अगर आप रेफ़र करोगे तो पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप अभी के अभी। तो आइए यहाँ पर हम एक्सप्लेन सेक्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है बायो सैंपल्स फॉर क्राइम फाइल्स। तो क्या ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है, तो इसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद ओवर द ईयर्स, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो माइनॉरिटी को डिफाइन करना है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट का रूल, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने कल के लेक्चर में ही डिस्कस की हुई है, तो आज दोबारा नहीं दोहराएंगे। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो यहाँ पर एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज है, जहाँ पर CUET के बारे में अगेन दिया हुआ है। तो कितनी बार पढ़ेंगे ये अगर हम देखते हैं तो ये भी यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर सेंटर पोलैंड की अगर हम बात करते हैं, वही रशिया यूक्रेन की जो है वो बात की जा रही है। अगेन यहाँ पर बार बार उसमें PhD करने की कोई मतलब नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी पूरा पॉलिटिकल है, इसमें मतलब नहीं है। RBI जो है उसने यहाँ पर इन्फ्लेशन को क्यों देखना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है ना। इन्फ्लेशन मतलब जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसमें टोटल 6 मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। 3 जो है वो RBI की तरफ से होते हैं और 3 जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। तो ये 6 मेंबर जो है यहाँ पर बेसिकली इनका काम होता है कि भाई जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल में रखना। कितना, 4 + -2, मतलब 2 से लेकर तो 6% के बीच में यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो रहना चाहिए। उसी के साथ साथ जो ग्रोथ है वो भी हमारी प्रॉपर तरीके से रहना चाहिए। तो ये 2 उनके एजेंडा रहते हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो हमारी ग्रोथ जो है काफ़ी नीचे जा रही थी। ग्रोथ नीचे जाने की वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो RBI है वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें अपने रेपो रेट को कम करती जा रही थी, जिससे कि हमारी ग्रोथ जो है वो ऊपर जा पाए। लेकिन जब रेपो रेट कम किया जाता है तो इन्फ्लेशन जो है वो हाई हो जाता है। लेकिन पहले इन्फ्लेशन भी लो था, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि इन्फ्लेशन जो है वो जो हमारा लिमिट है 2 से 6 की, तो 6 के अब ऊपर यहाँ पर इन्फ्लेशन जा रहा है। तो उसकी वजह से अब RBI जो है उसको अब यहाँ पर इसको कंसिडर करना चाहिए। और उसी के साथ साथ अब यहाँ पर हो सकता है कि अपने जो रेपो रेट है वो या तो वो बढ़ा दे, क्योंकि अभी तक अकोमोडेटिव स्टांस उन्होंने रखा हुआ था कि हम यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं करेंगे या डिक्रीज़ भी नहीं करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हो सकता है कि वो रेपो रेट जो है उसको इंक्रीज़ करे, जिससे कि हम जो इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पर कंट्रोल में ला सके। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ऑयल प्राइसेस इतने सडनली राइज हो रहे हैं, पेट्रोल के दाम बोलिए, LPG के दाम बोलिए, मतलब सारी ही चीज़ें यहाँ पर बढ़ रही है। तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है।
मतलब समझ लीजिए लोग जो है पहले 10 रुपये का जो ब्रेड का पैकेट है वो अफोर्ड कर पा रहे थे, लेकिन अब ब्रेड का पैकेट 15 रुपये हो गया है, तो अब लोग जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर ब्रेड का पैकेट नहीं खरीद पाते हैं, तो परचेसिंग पावर बेसिकली कम हो जाती है। तो अब यहाँ पर परचेसिंग पावर जब कम होती है तो उसकी वजह से जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। डिमांड कम होने की वजह से क्या होता है, ग्रोथ भी कम हो जाती है। ग्रोथ कम, इन्फ्लेशन ज़्यादा, उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है। इसकी वजह से यहाँ पर आरबीआई जो उसने इस चीज़ को देखना चाहिए। तो ये भी चीज़ें हमने कई बार हमारे वीडियोज़ में डिस्कस की हुई है। अकेडमी अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में मोस्ट क्रेडिबल अवार्ड शो माना जाता है। वहाँ पर कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसे पूरी दुनिया का अटेंशन मिला। जो विल स्मिथ, जिन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला ऑस्कर 2022 में, उन्होंने जो कॉमेडियन हैं जो होस्ट कर रहे थे उनको जाकर थप्पड़ मार दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कॉमेडियन है उन्होंने उनकी वाइफ की जो डिसऑर्डर है उस पर कुछ कॉमेडी की, जो यहाँ पर विल स्मिथ को पसंद नहीं आई। अब ये जो डिसऑर्डर है उसका नाम है एलोपेशिया एरेटिया। तो ये क्या डिसऑर्डर है, इसकी वजह से क्या होता है और क्या है पूरा मसला, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि विल स्मिथ जो उन्होंने जो कॉमेडियन है क्रिस रॉक, उसको जाकर थप्पड़ मार दिया। एंड देन उसके बाद विल स्मिथ जो उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि ये जो मैंने किया है ये सही नहीं किया है, और जो जोक यहाँ पर किया गया था उसकी वजह से थोड़ा इम्पल्सिव यहाँ पर हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने सीधा जाकर स्टेज पर जाकर लाइव में जाकर उन्होंने थप्पड़ मार दिया। अब देखिए मसला क्या हुआ है। जो कॉमेडियन है उन्होंने उनकी जो वाइफ है, विल स्मिथ की वाइफ है, उनके बालों के ऊपर एक कॉमेडी कर दी। उन्होंने कहा कि कांट वेट फॉर G.I. Jane 2। ये जो एक मूवी है, ये G.I. Jane अगर आप देखोगे तो ये एक मूवी है जिसमें जो एक्ट्रेस थी उन्होंने अपने जो बाल है वो यहाँ पर पूरे मुंडवा लिए थे एक कैरेक्टर के लिए, एक रोल के लिए। तो अब यहाँ पर जो विल स्मिथ है उनकी वाइफ जो है उनके सिर पे बाल नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई G.I. Jane 2 जो है उसमें अब आपको कास्ट किया जाएगा और उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता हूँ। G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Richard. Oh, wow. आपने देखा विल स्मिथ जो है पहले तो यहाँ पर हंस रहे थे, लेकिन उसके बाद वो चीज़ उन्हें ऑफेंड कर गई और सीधा जाकर उन्होंने जो रॉक है उसको थप्पड़ मार दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने एपोलॉजी भी मांगी, उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि भाई यहाँ पर जो मैंने किया है वो गलत किया है। यहाँ पर जो पिनकेट स्मिथ है वो एक डिसऑर्डर से जूझ रही है, एलोपेशिया एरेटा, जो यहाँ पर हेयर लॉस जो है वो लीड करता है। तो क्या है ये डिसऑर्डर? अब देखिए, ये अगर हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर सडनली हेयर लॉस पैचेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारा सिर होता है उसमें कहीं कहीं पर कुछ पैचेस होते हैं जहाँ से सडनली हेयर लॉस जो है वो होना शुरू हो जाते हैं, और ये पैचेस बढ़ते ही जाते हैं। आपको लगेगा कि यहाँ भी पैच हो रहा है, यहाँ भी पैच हो रहा है, यहाँ भी पैच हो रहा है, यहाँ भी पैच हो रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो पैचेस है कभी कभार मिलकर बहुत बड़ा पैच जो है वो बना लेते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हेयर लॉस जो है वो शुरू होता है, और हेयर लॉस की वजह से जो पैचेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। जो हेयर है वो यहाँ पर थिन होते चले जाते हैं, और जो बाल है वो आसपास के यहाँ पर ख़त्म होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो पैचेस है, क्योंकि शुरुआत जो है काफ़ी पहले से होती है लेकिन वो पता नहीं चलता है, क्योंकि जो बाल है वो हमारे पास पास में लगे हुए रहते हैं। बाल ज़रूर हमें थिन नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने भी कहा था, जो विल स्मिथ की वाइफ है उन्होंने भी कहा था कि स्कूल टाइम में ही मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे कहते थे कि मेरे बाल जो है काफ़ी थिन नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं दिया। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि जो पैचेस है वो साइज़ उनकी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और साइज़ जब इंक्रीज़ होती है तब रियलाइज़ होता है कि इस तरीके के पैचेस जो है वो बालों में देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि पैचेस जो है वो अलग अलग जगहों पर होते हैं तो वो काफ़ी ख़राब लगता है, इस वजह से मोस्ट ऑफ द लोग जो है अपने सारे बाल निकाल लेते हैं। मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये डिसऑर्डर सिर्फ बालों में होता है, जो सिर के बाल है सिर्फ वहीं पर होता है? तो जी नहीं, ये जो डिसऑर्डर है ये कहीं पर भी हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट पर भी हो सकता है जहाँ पर हमें हेयर देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसके कॉजेज़ क्या क्या है। तो कॉजेज़ अगर हम देखते हैं तो खुद की ही सेल जो है वो अपने हेयर पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो शेड होना शुरू हो जाते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्लियर पैचेस जो है हेयर लॉस के वो हमें हमारे सिर पर दिखाई देते हैं।
अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हेरिडेटरी या फिर जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, एजिंग हो सकता है, लॉस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, अगर आप सही डाइट नहीं ले रहे हो तो वो हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, एंजाइटी हो सकती है, जो हार्मोनल चेंजेस है प्यूबर्टी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, मेनोपॉज के दौरान वो हो सकता है, क्रॉनिकल इलनेस हो सकती है, हार्मोनल डिसऑर्डर वो हो सकते हैं, उसी के साथ साथ जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, पोल्यूशन, डस्ट, ये हो सकते हैं। तो हम नहीं बता सकते हैं कौन सा एक पर्टिकुलर फैक्टर है, कई सारे फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये जो डिसऑर्डर है ये किसी में भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। अब देखिए इसके दो टाइप हमें देखने को मिलते हैं। एक है शियाट्रिकल एलोपेशिया जो नॉन रिवर्सिबल है, मतलब यहाँ पर अगर ये हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार अगर आपके बाल झड़ने लग जाए फिर वो कंटिन्यूसली झड़ते रहते हैं और आपके बाल जो है वो कंटिन्यूसली जाते रहेंगे, वापस दोबारा नहीं आएंगे। वही दूसरा अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है नॉन शियाट्रिकल एलोपेशिया, ये रिवर्सिबल होता है। जैसे कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, वापस जो बाल है वो फिर से आ सकते हैं इस केस में। तो ये दो टाइप यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। देखिए क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो जी हाँ बिल्कुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो ये डिसऑर्डर इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है मेडिकल और नेचुरल ट्रीटमेंट दोनों ही मेथड से। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो टॉपिकल एजेंट्स है, इंजेक्शंस है, ओरल ट्रीटमेंट्स है, लाइट थेरेपी है, ये सब कुछ दी जाती है जिससे कि जो हेयर लॉस हो रहा है ये फिर से यहाँ पर रिगेन हो सके, फिर से यहाँ पर सही हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा मसला समझ में आ गया होगा और उसी के साथ साथ जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से वेरियस जो रिफॉर्म्स है वो पंजाब में लेकर आ रहे हैं। जैसे कि कल हमने देखा था किस तरीके से जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने 1 MLA 1 पेंशन स्कीम लेकर आए हैं। मतलब वहाँ पर अगर आप एक्स MLA हो, कितने भी टर्म अगर आपने सर्व की हो तो आपको एक बार की पेंशन ही मिलेगी। उसी तरीके से और एक यहाँ पर रिफॉर्म जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, वो है डोर स्टेप राशन डिलीवरी सिस्टम। अब जो अरविंद केजरीवाल है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जो स्कीम है ये पूरे भारत में भी लागू की जानी चाहिए, इससे लोगों का काफ़ी भला होगा। तो क्या है ये स्कीम, किस तरीके से काम करती है और कितना इससे फ़ायदा होता है, सभी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पंजाब है उसने डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम जो है वो लेकर आए हैं, जिसकी वजह से अब लोगों को लाइन में, लंबी लंबी लाइन जो है उसमें नहीं लगना पड़ेगा। लंबी लाइन में ना लगकर अब यहाँ पर उनके घर पर ही जो राशन है वो पहुँचा दिया जाएगा। देखिए न्यू घर घर राशन योजना जो है, जो अनाउंस की गई है चीफ मिनिस्टर भगवंत मान के द्वारा, उसमें जो बेनिफिशियरीज हैं आटा दाल स्कीम के, स्टेट गवर्नमेंट के, तो अब उनको यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं वो मिलने वाले हैं और अब उनको कहीं बाहर जाकर, जैसे PDS सिस्टम होती है, उसी के साथ साथ जो अलग अलग लाइनें लगती है जिसमें आपको कम कीमत पर या सब्सिडाइज रेट पर जो अनाज मिलता है, व्हीट मिलता है, अब वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब देखिए जो स्कीम है ये ऑप्शनल है और जिन्हें लाइन में खड़े रहना है वो लाइन में भी खड़े रह सकते हैं और जिन्हें लाइन में खड़े नहीं रहना है वो यहाँ पर घर पर भी डिलीवरी जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए इसमें काफ़ी लोग जो उनको बेनिफिट मिलने वाला है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 1.54 करोड़ इंडिविजुअल जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो देखने को मिलेंगे ऑफ आटा दाल स्कीम के, जो पंजाब में स्कीम हमें देखने को मिलती है। गवर्नमेंट इसमें 5 किलो व्हीट देगी हर इंडिविजुअल बेनिफिशियरी को हर महीने 2 रुपये पर केजी पर। मतलब यहाँ पर सब्सिडाइज रेट पर जो अनाज है, जो व्हीट है, वो यहाँ पर दिया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि इसको फंड कौन कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इस स्कीम को फंड कर रही है अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 1.43 लाख बेनिफिशियरीज़ के लिए, जिसमें 36 लाख फैमिलीज़ हमें देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। पंजाब ने अपने खुद की लिस्ट भी यहाँ पर ऐड की है, उन्हें ब्लू कार्ड्स प्रोवाइड करके। मतलब क्या है, अब इनको यहाँ पर जिनको दिया गया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट है जो ये बेनिफिशियरीज निकालती है बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उन लोगों को निकालती है। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि पंजाब जो है वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी काफ़ी हाई है, जो अर्निंग्स है वो ऑलरेडी काफ़ी हाई है, इसीलिए जो गवर्नमेंट की बिलो पॉवर्टी लाइन जो है इसकी जो यहाँ पर डेफिनेशन है उसमें पंजाब के काफ़ी कम लोग आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने अपनी खुद की लिस्ट निकाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हो बेनिफिशियरी जिनके एनुअल इनकम बिलो 30,000 पर एनम है, सालाना जिनकी आय 30,000 से कम है, उनको यहाँ पर जो पंजाब गवर्नमेंट है वो भी शामिल कर रही है, क्योंकि जो सेंटर है उनका जो BPL है उसमें काफ़ी कम यहाँ पर लोग आएंगे। अब देखिए सवाल ये आता है कि क्या यहाँ पर ये जो स्कीम है ये पूरे भारत पर इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए। देखिए पूरे भारत में अगर हम देखते हैं जोमेटो, स्विगी, ये सब जो है ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे से जो खाना है ये डिलीवर कर रहे हैं।
उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं जोमेटो जो है उसका अभी हाल ही में 10 मिनट में फुल डिलीवरी हम करेंगे, ये भी यहाँ पर निकल कर आया था, जिसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि भाई 10 मिनट में अगर आप डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हो, 10 मिनट में अगर खाना जो है वो घर पर डिलीवर होना चाहिए ऐसा आप बोल रहे हो, तो मतलब ऐसा होगा कि यहाँ पर जो डिलीवरी करने वाले हैं वो अब रश में रहेंगे, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि रश में रहने की वजह से अब वो रैश ड्राइविंग करेंगे। तीसरा ये है कि रैश ड्राइविंग करेंगे तो सिग्नल जो है वो भी ज़्यादा ब्रेक करेंगे। चौथा ये है कि अब 10 मिनट में खाना पहुंचाना है तो क्वालिटी जो है उससे भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस है वो देखने को मिल रहे थे, और यहाँ पर जो जोमेटो है उसने इसमें क्लैरिफिकेशन भी दिया था कि भाई यहाँ पर रैश ड्राइविंग ये सब सवाल नहीं आता है, क्योंकि पहले हम जो 5 से 6 किलोमीटर जो है उस रेंज के यहाँ पर जो लोग हैं उनको ले रहे थे जो यहाँ पर डिलीवर करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 1 से 2 किलोमीटर जो है उन्हीं के हम यहाँ पर लोगों को डिलीवरी करने के लिए बोलेंगे, इसीलिए यहाँ पर कोई भी इशू जो है वो नहीं आएगा। लेकिन काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स वालों ने भी यहाँ पर जो सवाल है वो खड़े किए हैं कि भाई अब क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो सकती है। खैर, तो ये तो हो गई जोमेटो की बात। तब जोमेटो अगर 10 मिनट में फूड डिलीवरी जो है प्रोवाइड कर सकता है, तो क्या यहाँ पर जो भारत है वहाँ पर हम कुछ ऐसे लोगों को नहीं एम्प्लॉय दे सकते हैं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जनरेट हो जाएगी, उसी के साथ साथ लोगों को घर पर अनाज मिलेगा। क्योंकि क्या होता है कि जब भी वो राशन के क्यू में लगते हैं, लाइन में लगते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि जो राशन देने वाला इंसान है वो जो राशन है उसको यहाँ पर बंद कर देता है। मतलब आधा अनाज समझ लीजिए, अगर उसने 10 किलो जो है वो यहाँ पर व्हीट लेकर आया है तो 5 किलो जो है वो यहाँ पर अलग से निकाल कर रख देता है, जिससे कि वो प्राइवेटली उसको महंगे दामों पर बेच सके, और सिर्फ 5 किलो जो है वही वो लाइन में लगे हुए लोगों को देता है। फिर आधे लोगों को अनाज मिलता है, आधे लोगों को अनाज नहीं मिल पाता है। ऐसी भी समस्याएं हमें देखने को मिली है। उसी के साथ साथ जो अनाज है वो ख़राब वाला अनाज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चेकआउट हो सकती है अगर हम ये जो स्कीम है डोर टू स्टोर डिलीवरी है ये यहाँ पर अगर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सीधे तरीके से अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि भाई इनको यहाँ पर अनाज जो है नहीं मिला, इनको यहाँ पर अनाज जो है नहीं मिला है। आज अगर आप देखोगे तो उनकी आवाज़ें जो है बाहर नहीं पहुँचती है, क्योंकि वो जो देने वाला अनाज देने वाला इंसान है वो यहाँ पर उनकी आवाज़ों को दबा देता है। तो मतलब सवाल यही होता है कि भाई जोमेटो अगर कर सकता है तो गवर्नमेंट जो है वो ये स्कीम पूरे भारत पर लागू क्यों नहीं कर सकती है। अब देखिए, हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने सबसे पहले इसकी अनाउंसमेंट की थी, लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पर जो डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम है ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। इनका ये बोलना है कि जो LG है उन्होंने इस स्कीम को यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है। खैर, लेकिन यहाँ पर जिनके द्वारा पायनियर जिनको बोला जा रहा है, जिनके द्वारा ये स्कीम लाई गई थी, वहीं पर अभी तक ये स्कीम जो है वो लागू नहीं हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस स्कीम के बारे में मिली होगी, और उसी के साथ साथ आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। लोकसभा में एक नया बिल लाया गया है जिसमें लिखा गया है कि पुलिस अब यहाँ पर बायोलॉजिकल सैंपल्स को कलेक्ट कर सकती है किसी भी कन्विक्ट्स के। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या इससे हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, स्पेशली आर्टिकल 20 की अगर हम बात करते हैं, 21 की अगर हम बात करते हैं, क्या उसका उल्लंघन होगा, क्या उसका वायलेशन होगा? इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 लोकसभा में, और यहाँ पर उसका स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट जो है अपोजिशन की तरफ से देखने को मिल रहा है। ये जो बिल है ये प्रपोज कर रहा है कि जो पुलिस है, जो प्रिजन अथॉरिटीज़ है, उनको यहाँ पर अलाउ किया जाएगा कि वो जो बायोलॉजिकल सैंपल्स है उनको कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। इसमें फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल दोनों इंक्लूडेड है, जिसमें रेटिना बोलिए, आइरिस स्कैन बोलिए, सभी यहाँ पर लिया जा सकता है। सेक्शन 2(1)(b) अगर हम देखते हैं इस बिल का तो डिफाइन करता है मेजरमेंट्स टू इंक्लूड। यहाँ पर मेजरमेंट जो है, जो यहाँ पर लाए जाएंगे या फिर लिए जाएंगे, वो क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है। तो फिंगर इम्प्रेशन, यहाँ पर इम्प्रेशन जो है वो लिया जाएगा। यहाँ पर जो पाम प्रिंट इम्प्रेशन है वो लिया जाएगा। फुटप्रिंट इम्प्रेशन है वो लिया जाएगा। फोटोग्राफ्स, आइरिस, रेटिना स्कैन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स, उनका एनालिसिस, बिहेवियरल एट्रीब्यूट जिसमें सिग्नेचर बोलिए, हैंड राइटिंग बोलिए, या कोई भी एग्जामिनेशन, यहाँ पर सेक्शन 53 में जो रेफर किया जा रहा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के, वो यहाँ पर लिया जा सकता है। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ठीक है ना, मतलब अगर कोई कन्विक्ट है तो उसके लिए तो ये लिया जाना चाहिए, सैंपल जो है वो लिए जाने चाहिए, जो फिंगरप्रिंट्स है वो लिए जाने चाहिए। फिर यहाँ पर समस्या जो है वो क्यों आ रही है? समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में इसके लिए 2 जगहों पर, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो फंडामेंटल राइट जो है वहाँ पर 2 जगहों पर इसके प्रावधान दिए गए हैं। इसके लिए जो समझ लीजिए एक जो शील्ड है वो यहाँ पर दी गई है। अब वो क्या है?
वो समझने से पहले यहाँ पर हमें समझना होगा कि लॉ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या कर रहा है। ये लॉ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920 जो है उसको यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है जो यहाँ पर कलेक्शन एंड मेजरमेंट जो है मोस्टली जो यहाँ पर कन्विक्टेड है उनके द्वारा, मतलब जो प्रिजन सेंटेंस यहाँ पर सर्व कर रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पर लिया जाएगा। मेजरमेंट अगर आप देखोगे तो अंडर 1920 एक्ट इसमें सिर्फ फिंगर इंप्रेशन एंड फुट इंप्रेशन जो है वो यहाँ पर इंक्लूडेड है, लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो इन्होंने बहुत सारे इंप्रेशन जो है वो यहाँ पर ले लिए हैं, इंक्लूडिंग पाम प्रिंट इंप्रेशन, फोटोग्राफ्स, आइरिस एंड रेटिना स्कैन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल, ये सभी यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। इसकी वजह से यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पर कैटेगरीज कौन कौन सी इंडिविजुअल की जो यहाँ पर कन्विक्ट किए गए हैं ऑफ ऑफेंस जो यहाँ पर पनिशेबल है और फोर्स में है। दूसरा यहाँ पर समझ लीजिए कि जो पीस है अंडर सेक्शन 117 ऑफ CRPC, अंडर सेक्शन 107, 108, 109, 110 ऑफ कोड, यहाँ पर प्रोविजन जिसमें सस्पेक्टेड क्रिमिनल जो है, हैबिचुअल ऑफेंडर जो है, जो बार बार क्राइम करते रहते हैं और वो क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए जिनको हिरासत में लिया गया है वो लोग भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। और उसी के साथ साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, उसके तहत जिनको डिटेन किया गया है ये 3 लोग हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब जो ऑलरेडी पनिशमेंट भुगत रहे हैं, जिनको प्रिवेंशन के लिए यहाँ पर रखा गया है और जिनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट या फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन किया गया है, उन सभी को यहाँ पर अंडर में जो कन्विक्टेड है उसके अंडर में यहाँ पर लिया जा सकता है। अब देखिए गवर्नमेंट के द्वारा तो ये भी बोला जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने महिला और चिल्ड्रन के अगेंस्ट में क्राइम किया है, उसी के साथ साथ ऐसा कोई क्राइम किया है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज़्यादा है, इनको छोड़कर बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पर अपना बायोलॉजिकल सैंपल देने से नकार सकते हैं, मना कर सकते हैं, या फिर अगर वो यहाँ पर एक्विंट हो जाते हैं, वो यहाँ पर छूट जाते हैं, तो जो भी यहाँ पर सैंपल्स लिए गए हैं उसको नष्ट करने के लिए भी कहा जा सकता है कि भाई अब उसको ख़त्म कर दो। राइट टू बी फॉरगॉटन, याद कीजिए कि भाई हमको यहाँ पर भूल जाओ, हमको यहाँ पर ख़त्म कर दो, ये भी यहाँ पर बोला जा सकता है। तो ये भी प्रावधान हमें देखने को मिलता है। अब कंसर्न क्या क्या है, पहला तो है भाई लैक ऑफ क्लैरिटी। यहाँ पर सेवरल प्रोविजन जो है वो डिफाइन नहीं किए गए हैं बिल में कि लॉ जो है वो फंडामेंटल राइट्स को कैसे इंपैक्ट करेगा, ये भी यहाँ पर कंसर्न जो है वो रेस कर रहा है। फंडामेंटल राइट मतलब सबसे पहले तो हमारा राइट टू प्रिवेसी आता है। फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रिवेसी हमें देखने को मिलता है, और राइट टू प्रिवेसी मतलब क्या है कि हमारे जो जितने भी पर्सनल बायोलॉजिकल सैंपल्स है उसको यहाँ पर प्राइवेटली रखा जाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो रिकॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा प्रॉपर तरीके से, जो भी आपके सैंपल्स लिए जा रहे हैं उसका, और इसकी वजह से जो राइट टू प्रिवेसी है जिसको फंडामेंटल राइट में रखा गया है उसका यहाँ पर वायलेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है, याद कीजिए हमारे इंडियन पॉलिटी के लेक्चर जो एम अकेडमी ऐप पर देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 हमने देखा हुआ है जो फंडामेंटल राइट यहाँ पर गारंटी करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई भी व्यक्ति खुद के ही अगेंस्ट में विटनेस जो है वो नहीं बन सकता है, उसको बाध्य नहीं बना सकते हो खुद के ही अगेंस्ट में विटनेस बनाने के लिए। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है और इसी का वॉयलेशन जो है यहाँ पर किया जा रहा है इस बिल के तहत, तो इसीलिए यहाँ पर कंसर्न जो है जताए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ बाकी भी कुछ कंसर्न है, जैसे कि बिल जो है यहाँ पर राइट ऑफ प्रिजनर्स एंड राइट टू बी फॉरगॉटन ये यहाँ पर लेकर आता है, क्योंकि जो डेटा यहाँ पर लिया जाएगा और स्टोर किया जाएगा 75 ईयर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति अगर समझ लीजिए छूट गया है, उसको अगर चाहिए कि भाई मेरा कोई डेटा नहीं रहना चाहिए, राइट टू बी फॉरगॉटन, ये कहाँ पर जाएगा। आज हमारे देश में राइट टू बी फॉरगॉटन जो है इतना प्रखरता से देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपका जो भी डेटा लिया गया है उसको कब यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है, कब डिसमेंटल किया जा रहा है। तो ये कुछ कंसर्न जो है इसके तहत उठते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है कि सचमुच यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो है वॉयलेट हो रहा है, क्या इस तरीके का बिल जो है वो पास किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल क्या होती है, जो इंडियन आर्मी इसकी बात कर रही है, इसे लेने की बात कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट भी इसे प्रोक्योर करने वाली है। तो ये क्या यहाँ पर किस तरीके से काम करती है और ये अगर आ जाती है तो किस तरीके से दुश्मनों के होश उड़ सकते हैं, ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, एज़ पर अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर आर्मी के द्वारा बोली गई है, उनको 18 आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल जो है वो यहाँ पर चाहिए, उसकी यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये जो आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल है ये क्या होता है। ऑल टेरेन व्हीकल ये एक ट्विन कैबिन है, ट्रैक्ड एम्फीबियस कैरियर है
ऑफ रोड मोबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर जो मोबिलिटी है वो इसकी हमें एकदम पक्की देखने को मिलती है कि भली वो बर्फ़ हो, भली वो रेगिस्तान हो, भली किसी भी तरीके का टेरेन हो, इसलिए कहा जाता है ऑल टेरेन व्हीकल, है ना, कि किसी भी तरीके का टेरेन हो ये वहाँ पर आराम से चल पाती है। तो यहाँ पर ट्विन कैबिन है, 2 कैबिन वाला है, उसी के साथ साथ यहाँ पर एमपीबीएस कैरियर है ऑफ रोड मोबिलिटी के लिए। आराम से आप चीज़ें जो इसमें लेकर जा सकते हो, आराम से काफ़ी सारे सोल्जर जो इसमें बैठ कर जा सकते हैं और काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी फास्ट अगर आप बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में देखो, क्योंकि बाकी गाड़ियों की लिमिटेशंस आ जाती है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है, कोई ऐसा रेगिस्तान वाला इलाका है, वहाँ पर बाकी गाड़ियों को जाने में दिक्कत होती है, लेकिन ये गाड़ी जो है एकदम फटाक से यहाँ पर चली जाती है। स्पेशल डिज़ाइन जो है यहाँ पर लो ग्राउंड प्रेशर हमें देखने को मिलता है सॉइल पर, कि ये जो है ये ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती है सॉइल पर। और प्रेशर डालने की वजह से क्या होता है, अब समझ लीजिए अगर कोई बड़ी गाड़ी है, अब बड़ी गाड़ी का चक्का जो है वो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर सॉइल पर डाल रहा है तो फिर वो सॉइल जो है वो नीचे से निकल जाती है और चक्का घूमता रहता है। लेकिन यहाँ पर वो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालती है सॉइल पर, जिसकी वजह से ऊपर ऊपर ही रहती है। और उसी के साथ साथ पुल पुश मोड जो है लोकोमोटिव का, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर दोनों ही कैबिन जो है एक मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि अगर वेरिड टेरेन क्यों ना हो, अलग अलग डिफ़िकल्ट टेरेन क्यों ना हो, बर्फ़ क्यों ना हो, लेकिन आराम से जो गाड़ियाँ हैं वो आगे बढ़ सकती है। स्नो बोलिए, डेजर्ट बोलिए, स्लश बोलिए, कहीं से भी ये आराम से आगे बढ़ सकती है और जो भी हमें अचीव करना है वो हम कर सकते हैं। एक बैलिस्टिक प्रोटेक्शन इसको मिलता है कैबिन में, जिससे कि क्या है कि यहाँ पर जो ट्रूप्स है जो ट्रैवल कर रहे हैं वो यहाँ पर आसानी से बच सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी जा रहे हैं उनको भी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी मिलती है। तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी अच्छा है, कोई अटैक करने की कोशिश करे किसी भी तरीके से तो यहाँ पर वो बच सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरत क्यों है, देखिए मेन अगर हम देखते हैं तो जो लद्दाख वाला इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हमें देखने को मिलती है, उसी के साथ साथ जो रन ऑफ कच्छ वाला इलाका है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा रेगिस्तान देखने को मिलता है, तो ये वाले ऐसे रीजन है जहाँ पर हमें इन तरह की गाड़ियों की, ऑल टेरेन व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये अगर वहाँ पर आ जाते हैं तो हम ईजिली, कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी तरीके का, तो ज़्यादा सोल्जर्स हमारे वहाँ पहुँच सकते हैं कम से कम समय में। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर 2 इलाकों के लिए यहाँ पर जो ऑल टेरेन व्हीकल है उसको यहाँ पर मांग की जा रही है। स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जो व्हीकल है वो यहाँ पर हाइट ऑफ 18,000 फीट यहाँ पर परफॉर्म करेगी। किसी भी तरीके का स्नो हो, किसी भी तरीके ग्लेशियर्स हो, व्हीकल जो है वो यहाँ पर 10 सोल्जर्स विथ फुल कॉम्बैट लोड एक्सक्लूडिंग द क्रू यहाँ पर वो ले सकती है ना। इनबिल्ट बैलिस्टिक प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो रेंज है 150 किलोमीटर से ज़्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली अल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा है, जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, एंड काफ़ी सारे लोगों को इक्विप भी ये कर सकती है। इस तरीके का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो सर्विस लाइफ है वो इसकी 15 ईयर्स कम से कम हमें देखने को मिलती है। तो मतलब एक बार अगर हम ले लेंगे तो आराम से 15 साल तक वो चलती रहेगी और काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगी। तो काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर हमें इस व्हीकल के देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको इस बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए। बाकी एम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।